तो अब हमने अपने मैकेनिक्स के कोर्स में आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो कवर कर लिया है, बल्कि यूँ कहेंगे कि 60% मैकेनिक्स का जो कोर्स है उसको हमने कवर कर लिया है। और चूँकि जो बुक हम फॉलो कर रहे थे हेलिडे रेज़निक और क्रेन की, उस बुक के हम 10 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो अगेन आई थिंक इट्स वेरी गुड पॉइंट कि हम यहाँ पे रुकें थोड़ी देर के लिए और देखें पीछे मुड़ के कि हमने जितना भी इस कोर्स में सिलेबस कवर किया है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ये चैनल, तो मैंने इसके ऊपर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने मैकेनिक्स को सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक्स में कवर किया था। मैंने ये कहा था कि मैकेनिक्स के अंदर 4 या 5 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पे बाकी सारी की सारी जो मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं वो बनी हुई है। उनमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है वो न्यूटन लॉज हैं और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। ये पहला टॉपिक था। और दूसरा टॉपिक जो मैंने बताया था जो न्यूटन लॉज से थोड़ा सा हटके है वो लीनियर मोमेंटम था। फिर मैंने कहा था कि अब ये सारे के सारे जो न्यूटन लॉज, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम हैं, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हैं। लेकिन हमारे पास दो तरह की मोशन होती है। ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ हमारे पास रोटेशनल मोशन भी होती है। तो मैंने कहा था कि आप क्या करते हैं, इन्हीं न्यूटन की इक्वेशंस को और इन्हीं न्यूटन लॉज को और लीनियर मोमेंटम को ऑफ कोर्स आप ट्रांसलेशनल मोशन से रोटेशनल मोशन के ऊपर मैप कर देते हैं। मीन्स आप मॉडिफाई करते हैं यही चीज़ें जो आप ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पढ़ चुके हैं, इनको रोटेशनल मोशन के लिए। तो यही न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन और न्यूटन लॉज होते हैं, लेकिन अब उनको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। एंड सिमिलरली लीनियर मोमेंटम के रिलेटेड हमारे पास टॉपिक आ जाता है एंगुलर मोमेंटम का। और अब तक मैंने जितनी भी आपको मैकेनिक्स पढ़ाई है, यानी पहले 10 चैप्टर हेलिडे रेज़निक और क्रेन की किताब के, ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 टॉपिक्स कवर करते हैं, लीनियर मोमेंटम और न्यूटन लॉज एंड न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। और फिर इन्हीं 2 टॉपिक्स को आप मैप कर देते हैं रोटेशनल मोशन के ऊपर। यानी अब तक आपने सिर्फ 3 टॉपिक कवर किए हैं, 3 मेन टॉपिक कवर किए हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, दोज आर जस्ट डिटेल्स। उसमें आप ये देख लें कि अगर आपके पास फोर्स है तो न्यूटन सेकंड लॉ आपको ये बताता है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेंगी। अब उन फोर्सेस में फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, नॉर्मल फोर्स हो सकती है, ऑब्जेक्ट का वेट हो सकता है, या इस तरह की कोई भी और फोर्स हो सकती है। दीज आर जस्ट द डिटेल्स। जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ इज़ वैलिड। और ये हमारा पहला पार्ट था ट्रांसलेशनल मोशन के रिलेटेड। और फिर इसी को जब हमने मैप किया रोटेशनल मोशन के ऊपर, तो वो हमारे पास टार्क बन गया। यानी जो काम फोर्स करती है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही काम टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ पे आपके ये जो हेलिडे रेज़निक और क्रेन की किताब है, इसके 10वें चैप्टर के एंड के ऊपर एक समरी दी हुई है। और ये समरी ये सारी चीज़ें कवर करती है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और उस समरी में अगर आप देखें तो ये समरी यूं समराइज़ करती है कि ये हेलिडे रेज़निक और क्रेन की किताब के पहले चैप्टर से स्टार्ट होती है और 10वें चैप्टर तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उनको बस चंद टॉपिक्स के अंदर, मैंने ये 3 टॉपिक्स इनको कहा है, इनके अंदर ये कवर करती है। मिसाल के तौर पे जब हमने स्टार्ट किया था दूसरा चैप्टर इस बुक का, तो हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास और इस तरह की चीज़ें। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी क्योंकि हम न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखना चाहते थे। और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं ये मैकेनिक्स की काइनेमेटिक्स का पार्ट बनाती हैं। यानी ये बताती हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन जो है, ये ऑब्जेक्ट की जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो टाइम इवॉल्व कैसे होगी। जिसकी मैंने आपको अक्सर आपको हमेशा मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक कार देखते हैं जो किसी एक लम्हे के ऊपर आपके सामने मौजूद है, तो आप लिखना चाहते हैं कि 10 मिनट के बाद ये कार कहाँ पे होगी, तो आप न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि 10 मिनट के बाद कार कहाँ पे होगी। अच्छा, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी दूसरे चैप्टर में, और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ ली थी। उसके बाद हम आए थे तीसरे चैप्टर में जिसमें हमने फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें सिंपली ये बताता है कि जो बातें हमें न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन बताती हैं
वो सिर्फ ये बताती हैं कि ऑब्जेक्ट जो है टाइम इवॉल्व कैसे होता है, ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो मूव कैसे करते हैं। जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस का आइडिया जो है, जो न्यूटन लॉज में हम पढ़ते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि जो मोशन प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी मोशन की जो कॉज है वो फोर्स है। और यहाँ पे हमने फिर न्यूटन के 3 लॉज पढ़े थे, और ये 3 लॉज जो हैं ये टोटली समराइज करते हैं हर चीज़ को ऑब्जेक्ट की मोशन के रिलेटेड, यानी ऑब्जेक्ट्स मूव क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक था जो हम कहते हैं कि न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन या न्यूटन लॉज से कवर करना मुश्किल था, और वो लीनियर मोमेंटम का टॉपिक था। तो इसको हमने छठे चैप्टर में पढ़ा था। हमने कहा था कि लेट्स डिफाइन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, और इसको हमने लीनियर मोमेंटम कहा था। और फिर हमने शो किया था कि लीनियर मोमेंटम एक्चुअली न्यूटन के दूसरे कानून की ही एक फॉर्म है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और फिर मोमेंटम के रिलेटेड जो मेन टॉपिक हमारे पास था वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, जिसको हमने एक्सप्लॉइट किया था, मीनिंग जिसको हमने यूज़ किया था बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में, फिजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में, वो प्रॉब्लम्स जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दिस वाज फर्स्ट 6 चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ फैराडे, रेज़निक और क्रेन। और फिर इसी चीज़ को हमने समराइज़ कर दिया था सिंगल पार्टिकल से मैनी पार्टिकल सिस्टम के ऊपर, दैट वाज योर चैप्टर 7। और फिर हम चैप्टर 8 में रोटेशनल मोशन के ऊपर आ गए थे। तो अब ज़रा यहाँ पे मैपिंग देखें कि हमने दूसरे चैप्टर में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस तरह की ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्वांटिटीज़ डिफाइन की थी, 8वें चैप्टर में हम वही काम करते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की चीज़ें डिफाइन करते हैं। मैस के रिलेटेड हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया था, फोर्स के रिलेटेड टॉर्क को डिफाइन किया। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप सिंपली न्यूटन लॉज और न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन में पढ़ के आते हैं। अब चूंकि मोशन की टाइप ही चेंज हो गई है, तो हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटीज़ हमने पहले डिफाइन की थी उनको मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि जो एक मुख्तलिफ मोशन को हम डील कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें हम। और उसके बाद जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो टार्क की फॉर्म ले ली थी उसने, यानी टार्क इक्वल्स आई टाइम्स एल्फा। और वहाँ से हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी निकाली थी। हमें लीनियर मोशन के केस में पता है कि जब फोर्सेस का सम ज़ीरो हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। सिमिलरली हमने कहा था कि अगर टार्क्स ज़ीरो हों, एक्सटर्नल टार्क्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर जो रोटेशनल जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, यानी उसके अंदर रोटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होता। और फिर सिमिलरली हमने लीनियर मोमेंटम के रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था। और फाइनली अभी ये 10वां चैप्टर जो मैंने ख़त्म किया है, ये एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन के ऊपर मैंने ख़त्म किया है। तो अगर आप देखें अब, तो हमने इन जनरल टोटली सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े हैं पहले 10 चैप्टर्स में। और ये जो समरी है ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताती है कि आपने इतना ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वो सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, बाकी जो हैं, जो इतनी ज़्यादा आप पेजेस पढ़ के आए हैं, दोज आर जस्ट द डिटेल्स। तो अगर आप इन मेन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, तो डिटेल्स जो हैं वो प्रैक्टिस से, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से आपको आसानी से आ जाएंगी। अब मैंने आपको ये बताया शुरू में कि मैकेनिक्स के अंदर 5 मेन टॉपिक्स हैं, तो 3 ये टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया, इस वीडियो में समराइज़ किया। और अब हमारे पास 2 और टॉपिक्स हैं, और वो 2 और टॉपिक्स जो हैं हम अगले 4 चैप्टर्स में कवर करेंगे। बेसिकली होना तो यूँ चाहिए था कि ये 2 चैप्टर होने चाहिए थे, क्योंकि एक जो टॉपिक है वो एनर्जी के मुतल्लिक है, और जिसको हम डिटेल में देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। और जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारे पास मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स, और वो ग्रेविटेशन का चैप्टर है, और वो 14th चैप्टर है। लेकिन जो एनर्जी है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको हैलिडे, रेज़निक और क्रेन की बुक में 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक चैप्टर में वो पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाता है, एक में वो काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाता है, और फाइनली तीसरे चैप्टर में वो इन दोनों को कंबाइंड कर देता है। बट असल में ये एक ही टॉपिक है। तो ये 2 टॉपिक्स अब हमारे कोर्स में रह गए हैं, तो जिनको हम ऑफ कोर्स अब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त तक अगर आप देखें तो आपने सिर्फ 3 मेन टॉपिक्स कवर किए हैं। तो होपफुली विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर सून, और इन 2 टॉपिक्स जो रह गए हैं हमारे, इनको भी हम जल्दी कवर करेंगे।